अब तक आपने देखा कि समाज के तानों से परेशान होकर आखिरकार अंकुर और मानसी एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। अब आगे। अब तो खुश है ना तू बेटा? अब तो कभी कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा ना? खुश नहीं बल्कि बहुत खुश हूं माँ। जान तो छूटी उस 10 साल बड़ी बीवी से। गले की फांस बन चुकी थी वो मेरी, जिसे ना उगला जा सकता था और ना ही निगला। चलो अच्छा है, कम से कम तुम और मानसी एक दूसरे से अलग खुश तो हो। इतना कहकर गंगा वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंकुर कुछ मायूस सा हो जाता है। उसने समाज के तानों के डर से मानसी से तलाक तो ले लिया था, लेकिन वो आज भी कहीं ना कहीं उससे बहुत प्यार करता था। अगले दिन। मानसी, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मेरा टिफिन कहाँ है? अंकुर, अभी 2 दिन पहले ही तो तुम दोनों का तलाक हुआ था, इतनी जल्दी भूल गए क्या बेटा? हाँ, वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा। माँ प्लीज मुझे मेरा टिफिन पैक करके दे दीजिए ना, वरना मैं आज फिर लेट हो जाऊंगा। अभी लाती हूँ बेटा। गंगा अंकुर को ऑफिस के लिए टिफिन पैक करके दे देती है, जिसके बाद अंकुर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे अंकुर, आ गया तू? मैंने सुना तूने अपनी वो 10 साल बड़ी बीवी को तलाक दे दिया, क्या ये सच है? हाँ यार, मैं लोगों के ताने सुन सुनकर थक गया था, इसलिए मैंने इन सब की जड़ को ही खत्म कर दिया। कमाल है यार, पहले प्यार की खातिर शादी की और अब समाज की खातिर उसे छोड़ दिया। तेरे जैसा महान इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे तूने अच्छा ही किया उसे तलाक देकर, वो तेरे लायक थी भी नहीं। अंकुर बिना उससे कुछ बोले वहां से चला जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की कोई खबर नहीं होती। एक दिन। अंकुर, मैंने और तेरे पापा ने तेरे लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी है। 1 महीने के भीतर हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे बेटा। पर माँ, शादी की अभी इतनी जल्दी क्या है? अब जल्दी कैसे ना हो, तेरी माँ कब तक तेरे पीछे लगी रहेगी? तेरी बीवी आ जाएगी तो कम से कम वो कुछ कामों में मदद तो कर ही देगी। अगर ऐसी बात है तो आप लोग नौकरानी रख लीजिए ना, शादी की क्या जरूरत है? देख अंकुर, तूने मानसी से शादी की, हमने तुझे नहीं रोका। तूने उसे तलाक दिया, हमने तब भी तुझे नहीं रोका। लेकिन अब तेरी और मन मर्जी नहीं चलेगी, शादी तो तुझे करनी ही होगी। तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है अंकुर, हमने आज तक तेरी हर बात मानी है, अब तेरी बारी है। अपने माता पिता के तर्कों से परेशान होकर अंकुर वहां से चला जाता है। वहीं मानसी भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है और एक अच्छी सी नौकरी की तलाश शुरू कर देती है। मानसी, तुम चाहो तो आज से ही हमें ज्वाइन कर सकती हो। जी ठीक है। इधर मानसी की एक बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, तो वहीं अंकुर अपनी जॉब से हाथ धो बैठता है। अब अंकुर भी उसी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है, जहां मानसी ने अभी अभी ज्वाइन किया था, और अंकुर का उस कंपनी में सिलेक्शन हो भी जाता है। मानसी, तुम यहाँ? मैंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो मेरे बॉस ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, इसलिए मैंने अब ये कंपनी ज्वाइन कर ली है। अंकुर के इतना कहने के बाद दोनों के बीच चुप्पी सच जाती है। दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर रोना चाहते थे, अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के वो ताने उनके बढ़ते कदमों को रोक देते थे। मानसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लंच टाइम हो गया है, चलो मेरे साथ, हम साथ में लंच करते हैं। ध्रुव की बात सुनकर अंकुर तिलमिला जाता है। वो झट से मानसी का हाथ पकड़ लेता है। मानसी मेरे साथ लंच करेगी, तुम जो कोई भी हो जा सकते हो यहाँ से। मानसी कौन है ये, तुम जानती हो क्या इसे? मैं मानसी का पति हूं। क्या? मानसी, तुमने तो बताया ही नहीं इसके बारे में। वो अब हमारा तलाक हो चुका है, ये मेरे एक्स हस्बैंड है। अगर ये एक्स पति है तुम्हारा तो इतना हक क्यों जता रहा है तुम पर? मानसी, मैं तो कहता हूं इससे दूर ही रहो, मुझे ये इंसान ठीक नहीं लगता। तू होता कौन है ये सब बोलने वाला? मेरे और मानसी के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी देता है? बता क्या कर लेगा?
बता ना, अगर मैं तुम्हारे बीच में आ गया तो क्या कर लेगा तू? अंकुर कुछ कहता उससे पहले ही मानसी बोल पड़ती है। भगवान के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। अंकुर, जब हम दोनों का तलाक हो चुका है तो अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हें तो मुझसे छुटकारा पाना था ना। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी थी ना। फिर अब क्यों हक जता रहे हो मुझ पर? तलाक हो गया है तो क्या हुआ? हम पहले की तरह दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। एक बार तुम्हारी दोस्ती और प्यार देख चुकी हूं, अब और देखना नहीं चाहती। इतना कहकर मानसी वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंकुर को भी अपने तलाक के फैसले पर पछतावा होने लगता है। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। अगले दिन। मानसी, तू यहाँ कितने दिनों बाद दिखी है? तू कैसी है? मैं ठीक हूं, तुम सब लोग कैसे हो? इतने में वहां अंकुर भी पहुंच जाता है और चुपचाप उन लोगों की बातें सुनने लगता है। हम सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता कि तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? हाँ, और तूने सिंदूर भी नहीं लगाया। सब ठीक तो है ना मानसी? वो मैंने और अंकुर ने तलाक ले लिया है। अब हम पति पत्नी नहीं रहे। क्या? लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे से तलाक क्यों लिया? तुम लोगों के कारण। हम लोगों के कारण मतलब? तुम लोग ही तो पूरे कॉलेज में हमारे प्यार का मजाक उड़ाया करते थे ना। और शादी के बाद भी तुम लोगों ने मुझ पर 10 साल बड़ी बीवी का टैग लगाकर कितना जलील किया था। हम दोनों भी आखिर कितना सहते। इसलिए अंकुर और मैंने आपसी सहमति से कोर्ट जाकर तलाक ले लिया। क्या? तुम दोनों ने इतनी सी बात के लिए एक दूसरे से तलाक ले लिया? तभी अंकुर बाहर आता है और उसके सवाल का जवाब देता है। ये इतनी सी बात नहीं थी, ये डेली का रूटीन बन चुका था। ऑफिस में मुझे और घर पर इसे हमेशा कोई ना कोई ताने मार कर जाता था, जिसके बाद हम दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती थी। और इन सब से बचने का एक ही रास्ता था, और वो था तलाक। हद करते हो यार तुम दोनों। जब प्यार करते थे उस समय तो समाज के बारे में नहीं सोचा, शादी के समय भी नहीं सोचा, फिर अब क्यों? माना कि हम लोगों ने भी तुम्हारी बहुत खिल्ली उड़ाई है, लेकिन हमें नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। जिस समाज की तुम लोग बातें कर रहे हो ना, उनके एक नहीं 1000 मुंह होता है। अरे उनका तो काम ही बकना होता है। समाज की बातों से अपनी गृहस्थी कान उजाड़ता है। हमें माफ कर देना यार, हमें नहीं पता था कि तुम लोगों को हमारी बातें इतनी चुभ जाएगी। कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसमें पछताना कैसा। वैसे अंकुर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तो बस इसलिए थोड़ी खरीदारी करने आया था। कल लड़की देखने जाना है। अंकुर की बात सुनकर मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली जाती है। अबे कितना घटिया इंसान है तू। 2 दिन नहीं हुए तलाक को और तू दूसरी शादी करने जा रहा है। हमें तो लगा था तू दुखी होगा, तुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा, लेकिन तू तो घोड़ी चढ़ने जा रहा है दोस्त। तुझसे बड़ा धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आज तो मुझे यकीन हो गया है कि सारे लड़के सच में एक जैसे ही होते हैं। इतना कहकर तीनों वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद अंकुर को एहसास होता है कि ये तलाक लेकर आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन। माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। अंकुर, इस टॉपिक पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब आगे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अपने रूम में जा और जाकर तैयार हो जा। माँ, मैं आज भी मानसी से प्यार करता हूँ। उसकी जगह किसी और लड़की के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अगर इतना ही प्यार करता था तो तलाक क्यों दिया उसे? तलाक का आइडिया आप लोगों ने ही तो दिया था। ऐसे ही तो दूसरी शादी का आइडिया भी हम तुझे दे रहे हैं, फिर तुझे इसमें क्या दिक्कत है? माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। मैं अपनी जिंदगी में फिर से मानसी को ही वापस लाना चाहता हूँ। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, समझ में आया? पापा प्लीज एक आखिरी मौका दे दो हमें अपनी गलती सुधारने का। मैं जानता हूँ मानसी आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं उसे मनाऊंगा तो वो जरूर मान जाएगी। अंकुर को इस तरह रोते बिलखते देखकर उसके माता पिता को भी उस पर दया आ जाती है
और वे हामी भर देते हैं। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर, लेकिन इस बार अगर तूने मेरी बहू को रुलाया ना तो घर से वो नहीं तू बाहर जाएगा। अब मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा माँ। अगले दिन अंकुर मानसी का ऑफिस में इंतजार करता है, लेकिन वो उसे नहीं देखती। जिसके बाद वो उसके घर जाता है, वहां पर भी उसे मानसी नजर नहीं आती। अंत में वो थक हार कर अपने घर चला जाता है, जहां उसे मानसी सामने बैठी हुई नजर आती है। मानसी, तुम यहाँ? क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस पूछ रहा था। वो मुझे मम्मी जी और पापा जी ने यहाँ बुलाया था। बोल रहे थे कोई ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा हुआ जो तुम आ गई, मैं तो खुद तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। माफ़ी किस बात के लिए? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मानसी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी तकलीफ को भी समझना चाहिए था। मैं हमेशा हर चीज़ का गुस्सा घर आकर तुम पर उतार देता था, जबकि तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा ताने सुनने को मिलते थे। गलती सिर्फ तुम्हारे अकेले की ही नहीं थी, कुछ गलतियां मेरी भी रही थी। लोगों के ताने सुन सुनकर मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि तुमसे तलाक तक लेने के लिए राज़ी हो गई। पता नहीं मुझ पर कब से समाज के तानों का असर होने लगा, ये जानते हुए भी कि समाज का तो काम ही है जहर उगलना। उसके लिए हमें तलाक नहीं लेने चाहिए। तुम सही कह रही हो मानसी, हमें समाज के बहकावे में आकर एक दूसरे से तलाक नहीं लेना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक मौका अब भी है तुम्हारे पास अपनी गलती सुधारने का। कैसा मौका? कैसा मौका माँ? यही कि तुम दोनों अब भी पहले की तरह साथ रह सकते हो। लेकिन हम दोनों का तो तलाक हो चुका है ना, फिर हम दोबारा पति पत्नी की तरह कैसे रह सकते हैं? अब जब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो ही चुका है, तो हमें भी तुम दोनों को सच बता देना चाहिए। क्यों गंगा? जी बिल्कुल। माँ पापा ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज़ साफ साफ बताइए ना क्या बात है। दरअसल बेटा बात यह है कि तुम लोगों का तलाक हुआ ही नहीं, वो सब एक नाटक था। ये बात सुनकर अंकुर और मानसी एकदम से चौंक जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन माँ, ऐसे कैसे? हम दोनों ने तो खुद कोर्ट जाकर वो तलाक के पेपर्स साइन किए थे। वो पेपर्स नकली थे, और जो जज साहिबा रेशमा थी ना, वो मेरी बचपन की दोस्त है। जब तुम दोनों के बीच झगड़े बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो हमने जानबूझकर ये तलाक का नाटक रचा, जिससे तुम दोनों को एक दूसरे से दूर जाने के बाद थोड़ी अकल आ सके। गंगा के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद मानसी और अंकुर खुशी से झूम उठते हैं, और अब दोनों बिना समाज की परवाह किए खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। बंटवारा किसी का भी क्यों ना हो, सुखदायी नहीं होता है, लेकिन ये बंटवारा कैसा था? देखिए जरा। अरे क्या है ये? 6 चम्मच का भी बंटवारा हो रहा है इस घर में। तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम बस यहाँ बैठो और सिनेमा देखो। अरे पता नहीं ये आदमी किस मिट्टी का बना है। अरे कैसे सिनेमा देखे? घर का सिनेमा बना है, और एक ये है कि तो जाओ। अरे नहीं नहीं, जाओ ना, जाकर आग में घी डालो। अरे बंटवारा होने में अभी साल लग जाएगा। तभी आंगन से आवाज आती है। देखो देवरानी जी, साफ साफ बोल रहे हैं। ये कपड़ा सुखाने वाली जो तार है ना, वो 5 मीटर की है, पूरे 2.5 मीटर हम लेंगे। पूरी तार में से 1 को किल नहीं देंगे। मेरे पति लाए थे तार, समझी? हाँ हाँ पता है। देवर जी कहाँ से लाए थे? कल्लू धोबी के घर के बाहर से चुरा कर लाए थे ना। अरे चाहे जहां से लाए हो, आपको क्या मतलब? हम नहीं ना देंगे आधा। अरे दे दो ना, क्यों चिल्लपो मचा रही हो दोनों? अरे आधी तार दे देंगे तो हम आधी तार में क्या सुखाएंगे? पजामा तो पूरा आएगा नहीं। अरे तो हम क्या करें? पहनना गीला पजामा, वो तुम्हारी दिक्कत, हम तो आधा तार लेकर रहेंगे। खैर, घर में अब छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई आम हो जाती है। क्या हो गया?
आज सुना आटा छानने की छन्नी पर बहस हो गई। हाँ जी, छन्नी को दोनों ने आधा आधा तोड़ दिया। अब ना उसका आटा छन रहा है ना इसका। बस खाओ मोटी मोटी। अभी तो तुम देखते जाओ क्या क्या नहीं होता है इस घर में। भाई हमने तो बंटवारे बहुत देखे, लेकिन ऐसा वाला बंटवारा ना जी ना। सास को पति की बात सही लगती है। पूरा मोहल्ला अब गुप्ताइन के घर का तमाशा देख रहा था। एक पड़ोसन कहती है, अरे छोटी, ये पूरे घर का कचरा जो निकला है ना, वो कैसे फेंकोगी? हम आधा फेंकेंगे, आधा वो फेंके जिनका घर है। हाँ। तभी बड़ी बहू भी बाहर निकलती है। अरे काहे हम फेंके? हम तो चवन्नी ना फेंकेंगे, देखते रहना। अरे बच्चे तुम्हारे छोटे हैं, वो कचरा करते हैं, हम थोड़ी ना करते हैं जो पूरा आधा कचरा हम फेंके। हाँ देखो दीदी, जबान उतनी खोलो जितनी बंद करने की औकात हो। औकात के बात ना करना। बस अब क्या था, पड़ोसन दोनों के बीच तिल्ली लगाकर निकल जाती है और फिर सारा मोहल्ला बाहर आ जाता है। चलो आज का तो मनोरंजन हो गया, मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मजा तो बहुत आ रहा है। देखो कैसे दोनों एक दूसरे का बाल नोच रही हैं। तभी बाहर सास आ जाती है। वो देखती है कि कैसे पूरा मोहल्ला बहू से मजे ले रहा है। अरे करम झलियों, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हो क्या? देखो कैसे सारा मोहल्ला मजा ले रहा है। अरे चच्ची रहने देना, नई नई बहू आई है मेरी, उसी को दिखाने लाई हूँ। झगड़ा तू सिमटा देगी जल्दी तो ये क्या देखेगी? ये क्या बात होती है? क्या बात होती है। अभी झगड़ा लगाती हूँ तुम दोनों में। तुम जो बहू की बुराई करती रहती हो ना, टकली बहू है, नकली बाल लगाकर हीरोइन समझती है खुद को। अरे ऐसा क्यों बोलती हो इसके लिए? बस अब क्या था, देवरानी जेठानी का ड्रामा छोड़कर पूरा मोहल्ला लग जाता है इन सास बहू की लड़ाई देखने में। चलो दोनों अंदर, जो भी बंटवारा करना है अंदर करो। बाहर की कचरे को नगर निगम वाले देख लेंगे। सास की कड़ी फटकार खाने के बाद दोनों अंदर आ जाती है। अरे कोई खाना तो लगा दो। जी मां जी, मैं चावल ला रही हूँ। पापा मैं रोटी। पापा दाल की कटोरी मेरी ओर से, और सब्जी मेरी। लग रहा है जैसे किसी भंडारा या लंगर में बैठा हूँ। घर का खाना सड़क का भंडारा हो गया है। खैर लाओ भाई, जिसे जो लाना है लाओ, मुझे तो खाना है, भूख लगी है। बस फिर क्या था, सास ससुर के आगे कटोरियों की लाइन लग जाती है। देख ले, तेरे इतने सारे खाने के बाद भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। अरे जानने दो ना, पनीर की सब्जी है, पनीर की। दाल देख रही हो, महंगी वाली दाल है, वो भी तड़के के साथ। चावल की क्वालिटी तो देखो, आपके खानदान में किसी ने ना खाया होगा ये सब बासमती चावल। अरे चलो, प्याज का रेट भी पता है, रोटी भी मल्टी फाइबर आटे की है। ससुर बेचारा सुन रहा था, क्या करता। जैसे ही सलाद लेने जाता है, बहू हाथ से प्लेट छीन लेती है। एक मिनट पापा जी, ये देखो, ये देख रही हो, सुना भी ना होगा, वो मैंने सलाद में काट के डाला है। सलाद पत्ता है, ये ब्रोकली, ये कॉर्न, ऐसे कटता है सलाद, इसे कहते हैं सलाद। तुम्हारी तरह नहीं, खीरा काट कर नमक डाल दिया। अरे हो गया तुम लोगों का, तो हम खा लें। हाँ हाँ, तो किसने मना किया है, खाइए ना आप लोग। अरे तो प्लेट दोगी तो खाएंगे ना। दोनों बहुओं की लड़ाई का सिलसिला चलता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन, क्या बात है जी, आज घर में कोई लड़ाई नहीं हो रही, सब ठीक तो है ना? अरे पता नहीं क्या हो गया है, वैसे मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? अब तो लड़ाई की इतनी आदत हो गई है कि लड़ाई देखे बिना मन ही नहीं लगता। लेकिन अब जो घर में होने वाला है उसे देखकर तो सास ससुर दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। अरे छोटी, लेना, ये तू ही रख, मेरे पास तो है कई सारी चादर। अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं? आपको चादरों की जरूरत है, आपके बच्चे बड़े हैं, उन लोगों का कमरा अलग है ना दीदी, तो मैं तो ना रखूं ये चादर। अरे ये सुबह सुबह कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना मैं, क्या हो गया? अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो वो भूला थोड़ी ना कहलाता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये भूला भूला तो नहीं था।
हुआ क्या है, सच सच बता दो। माँ जी, लग रहा है कि पापा जी से बन नहीं रही है आपकी, इसीलिए परिवार में क्या हो रहा है इससे अपडेट नहीं है आप। अरे छोड़ ना छोटी, ये बता क्या खाने का मन है तेरा, मैं वही बना देती हूँ। नाना दीदी आप आराम करें, मैं बना रही हूँ ना, आप तो बस हुक्म करो हुक्म। हाँ। ये बोलकर दोनों चली जाती है। सास अचंभी खड़ी रह जाती है कि कैसे, अरे भाई कैसे ये दो ऑपोजिट दिशाएं आज एक राग गा रही है। तभी वहां ससुर दोनों बेटों के साथ आ जाते हैं। अरे क्या हो गया, आज आप तीनों साथ कैसे, और ये घर में बदलाव कैसे आया, कोई मुझे भी बताएगा? माँ देख, तूने और पापा ने हमें एक रखा, भैया ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हाँ ये तो है। और छोटे ने मेरी आज तक किसी बात को नहीं टाला। आप लोगों ने सिखाया कि दुनिया में चाहे जो हो हमें एक रहना है, लेकिन शादी के बाद दोनों की बीवियों के तेवर अलग थे। हाँ माँ, वो नहीं चाहती थी कि हम साथ रहें, इसलिए पहले तो हम दोनों ने बंटवारे वाला नाटक खेला, लेकिन अब। हाँ, ये सारे फिल्मी डायलॉग छोड़ और ये बता कि फिर क्या हुआ। हम लोगों ने इन लोगों को कहा कि आपके पास करोड़ों के गहने हैं, लेकिन आप उसी को देंगी जो प्यार से रहेगी। मुझे बेटों ने बताया था। अरे तो ठीक है ना, लेकिन ये बात तुम लोगों को शुरू में ही बोल देनी चाहिए थी, कम से कम इतने नाटक तो नहीं होते। हाय रे मेरी बहुएं। पर ये बताओ, अब से एंटरटेनमेंट के लिए क्या करेंगे? रचना पढ़ने लिखने की शौकीन थी, लेकिन पिता लड़कियों को पढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ। शादी के बाद, अरे तुम तो मैथ्स बड़ी अच्छी सॉल्व कर लेती हो, आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? पापा को बेटियों को पढ़ाने का मतलब पैसे बर्बाद करना लगता था। वो सोचते थे कि वही पैसा ससुराल वालों को देकर अच्छा सा घर देख ले। लेकिन तुम क्यों नहीं पढ़े? वो इसलिए कि पापा की तबीयत जल्दी खराब हो गई। घर का जमा जमाया बिजनेस था, कौन देखता, तो इसलिए मैंने पढ़ाई को साइड कर बिजनेस में ध्यान लगा लिया। दोनों खूब बातें करते, आपस में अपने शौक और अपनी इच्छाएं सब डिस्कस करते हैं। 10 की 3 खिलाता हूँ मैं, ऊपर से कोई सूखी पापड़ी नहीं, और 3 पानी पूरी हो गई, आपके 10 रुपये रख दीजिए। मैडम मुझे मौका दीजिए, आप नहीं देना चाहती ना पैसे, मत दीजिए, मैं दे रहा हूँ आपके पैसे। क्या बात है करण जी, आप हमारी प्रिया का पीछा तो नहीं कर रहे? उस दिन रिक्शा वाले के पैसे दे दिए, आज पानी पूरी के। सही बात है, अगर खर्च करना ही है तो मेरे लिए एक डायमंड रिंग लाओ और गाड़ी में बिठा कर ले चलो मुझे घुमाने। ये 5-10 रुपए का खर्चा प्रिया को नहीं जमता। ये कहकर हंसती हुई अपनी आदत से मजबूर प्रिया वहां से चली जाती है। रात के ठीक 9 बजे एक अंगूठी लिए करण प्रिया के घर के नीचे अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है। प्रिया जैसे ही बालकनी में आती है, करण को देखकर उसका सर चकरा जाता है। पागल हो क्या तुम? ये सब क्या है? और ये कार किससे उधार लेकर आया हो? मेरी कार है मैडम, और ये रिंग बिल्कुल आपकी साइज़ की है। भले आपके हाथ को कभी टच नहीं किया, पर अंदाज़ा लगाने में इस जौहरी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। मेरा नाम है करण, मैं एक डायमंड मर्चेंट का बेटा हूँ। प्रिया करण की सदा से उसकी दीवानी हो जाती है। फिर क्या था, अब रोज़ करण ही प्रिया को कॉलेज से लाता, ड्रॉप करता, दोनों कॉलेज के बहाने घूमने निकल जाते, यहाँ वहाँ घूमना फिरना और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना। मुझे पता है प्रिया, तुम्हारा जो मन करता है तुम सामने बोल देती हो, पर प्लीज़ मेरे घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। हमारे घर में कोई ज़ोर से बात नहीं करता, सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम सब संभाल लोगी, है ना प्रिया? मुझे पागल वागल समझ कर रखा है क्या करण? तुम्हारी माँ कौन सा मुझसे पैसे मांगने आ रही है जो मैं उनसे कलेश करने जाऊंगी? तुम भी ना यार करण, बेकार में शापा पालते हो। करण अपने पेरेंट्स को लेकर प्रिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। मुझे पता था मेरी बेटी जिस पर भी हाथ रखेगी वो छोटा आदमी नहीं होगा। हीरे के व्यापारी है तुम्हारे पापा, अच्छी बात है, खानदानी पैसा है। पर तुम क्या करते हो बेटा? अगर पूरी संपत्ति लुट गई तो घर कैसे चलाओगे? मेरा सब कुछ मेरा बेटे का ही है भाई साहब, और हमारे काम को करण ही संभालता है। वो अलग बात है कि ये किसी को दिखता नहीं है। प्रिया के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि प्रिया को करण पसंद आ गया था, और बहू बनकर प्रिया करण के घर आ जाती है। कितनी ठंड पड़ रही है ना इस बार करण, कमरे से नीचे जाकर खाना भी नहीं खा पाई मैं सही से।
पता नहीं क्यों बैकलेस ब्लाउज बनवाना था मुझे। खुद की शादी में पानी पूरी नसीब नहीं हुई। कितनी बार वेटर को बोला कि कमरे में पानी पूरी भिजवा दो, पर दिमाग का पैदल बिना पानी की पूरी ले आ रहा था। अब बिना पानी की पानी पूरी कौन खाता है? अरे मेरी डार्लिंग, तो कल शाम को चलते हैं ना, तुम्हें पानी पूरी खानी है ना? बस उस पानी पूरी वाले के पास नहीं जाएंगे जो 10 की 3 पूरी देता है, वरना तुम फिर से नाराज़ हो जाओगी। अपनी सुहागरात वाली रात भी प्रिया बस यही डिस्कस करती रहती है कि शादी में वो क्या खा पाई और क्या नहीं। अगली सुबह प्रिया एक अच्छी बहू की तरह उठते ही रसोई में जाती है और सभी के लिए पहली रसोई की तैयारी करती है। गर्मा गर्म पोहे, बिल्कुल मेरी पसंद के। अगर ये ज़रा भी ठंडे हो गए तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। मम्मी जी कहाँ हैं आप? हाँ बेटा बोल। मैं अपना नाश्ता लेकर बैठ रही हूँ मम्मी जी, आप सभी का नाश्ता परोस दीजिए ना, क्योंकि ये ठंडा हो गया ना फिर मुझसे नहीं खाया जाएगा। निमृत फौरन सभी को नाश्ता परोसती है और सभी खाने बैठ जाते हैं। वाह वाह, क्या पोहे बनाया तुमने बहू। मान गया मैं तुम्हारे हाथ के स्वाद को। अन्नपूर्णा लाया है करण तू तो। लेकिन एक बार, अरे कॉलेज में तो कोई लड़की बिंदी चूड़ी और सिंदूर नहीं लगाती, फिर मैं एकदम गंवार लगती हूँ वहाँ पर। अगले रोज रचना घर से बाहर निकलती है तो बिल्कुल सिंपल। अरे रचना, सुहागन के सर का ताज होता है चुटकी भर सिंदूर लेकिन तेरा सर का ताज कहाँ है? अरे वो ये रहा माँ जी, देखिए। रचना ने बाल हटाए तो छुपा हुआ सिंदूर माँ जी को दिखा। वो माँ जी कॉलेज में ना सिंदूर लगाकर कोई नहीं आता, इसीलिए। ये क्या बात होती है? ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना बिंदी ना चूड़ी। अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। जा पहले श्रृंगार करके आ। अब रचना को सास पर बहुत गुस्सा आता है। वो उस वक्त तो श्रृंगार कर लेती है, लेकिन फिर आज कॉलेज में सब मेरे ऊपर इतना हंस रहे थे कि क्या कहूँ, आंटी आंटी कर रहे थे। क्यों भला? तुम्हारी कौन सी बड़ी उम्र है? बस शादी ही तो हुई है। मैं इतनी चूड़ी सिंदूर और बिंदी लगाकर जाऊंगी तो और क्या कहेंगे मुझे? ओहो, लेकिन उससे क्या हुआ? हुआ ये कि मैं सबसे अलग लगती हूँ। फिर रचना पति, जो कि कभी कॉलेज नहीं गया, उसे बढ़ा चढ़ाकर बातें बताने लगती है। ओहो, अच्छा ऐसा है। अरे ठीक है, तुम भी सिंपल जाओ, बस मैं माँ से बात कर लूंगा। आज कॉलेज में सब मेरे ऊपर इतना हंस रहे थे कि क्या कहूँ, आंटी आंटी कर रहे थे। क्यों भला? तुम्हारी कौन सी बड़ी उम्र है? बस शादी ही तो हुई है। मैं इतनी चूड़ी सिंदूर और बिंदी लगाकर जाऊंगी तो और क्या कहेंगे मुझे? ओहो, लेकिन उससे क्या हुआ? हुआ ये कि मैं सबसे अलग लगती हूँ। फिर रचना पति, जो कि कभी कॉलेज नहीं गया, उसे बढ़ा चढ़ाकर बातें बताने लगती है। ओहो, अच्छा ऐसा है। अरे ठीक है, तुम भी सिंपल जाओ, बस मैं माँ से बात कर लूंगा। अगले रोज रचना फिर किसी कंवारी लड़की की तरह बिना श्रृंगार कॉलेज जाने को निकलती है कि सास बोल पड़ती है। ये क्या है बहू? एक ही बात को रोज रोज बोलकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ। जाकर पहन ले कुछ। तभी वहां रचना का पति आ जाता है। अरे माँ रहने देना, क्या हो गया? जैसे कॉलेज में सारे लड़के लड़कियां आते होंगे, उसे भी वैसे ही जाना होगा ना। अब जब मुझे कोई समस्या नहीं है तो तू क्यों बोल रही है? अरे वाह, क्या बात है। कौन सा गलत बोल रही हूँ? यही तो बोल रही हूँ कि सुहागन है, सुहागन की तरह रह। लेकिन माँ क्या करती, बेटे के सामने एक नहीं चलती। देख ले बेटा, एक दिन तुझे तेरी यही आज़ादी देना खलेगा। फिर कहेगा काश उस वक्त माँ मैंने तेरी बात मान ली होती। अरे मैंने दुनिया देखी है बेटा। फिर एक रोज सास की नजर बहू के मोबाइल पर पड़ती है, जिसमें वो किसी से खूब हंस हंस कर बात कर रही होती है। क्यों रे, कौन है? हाँ, अरे वो माँ आ गई, रखती हूँ। माँ नहीं, सासू माँ। क्यों नहीं बोला? वैसे तो लोगों से कहती रहती है सास आ गई, सास आ गई। देखा जरा फोन, किससे बात कर रही थी? सास की बात सुनकर बहू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, यही दिन देखना रह गया था। माँ जी, आप मुझ पर शक कर रही हैं। मैं अब कॉलेज जाऊंगी नहीं। तभी वहां रचना का पति आ जाता है। अरे रचना, क्या हो गया? माँ क्या है, क्यों बेचारे के पीछे लगी हो?
मैं मुक्ता से बात कर रही थी, ये आ गई। मैंने कहा माँ आ गई है, फिर बात करती हूँ। तो ये बोलने लगी कि फोन दिखाओ, मैं किसी लड़के से। रचना के पति को माँ पर गुस्सा आ जाता है। माँ क्या है ये, आज तो तूने सारी हदें ही पार कर दी। अरे किसी को तो घर में पढ़ा लिखा होने दे माँ। अरे बेटा मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि एक बार फोन दिखा, किससे बात कर रही थी। बहू के सर से ये बात सुनकर पसीना बहने लगता है। हाँ हाँ, लो लो देख लो। देखा देखा इसको कितना डर लग रहा है। अरे नहीं देखना मुझे कोई मोबाइल, मुझे मेरी बीवी पर पूरा यकीन है। सास क्या कहती, वहां से चली जाती है। अगले रोज रचना ड्राइवर वाली लंबी कार में कॉलेज पहुंचती है। ड्राइवर, कार अंदर ले चलो और मेन एंट्री पर रुकना, और हाँ, उतर कर मेरे लिए गेट भी खोलना। ड्राइवर जो कि उस घर का काफी पुराना ड्राइवर होता है। अरे रचना बेटा, कार अंदर ले जाना ठीक नहीं लगेगा। और रचना ड्राइवर को जोर से डांटती है। जैसा कहा है वैसा करो, नहीं तो नौकरी से बाहर। ड्राइवर वैसा ही करता है, जिसे सामने खड़े उसके क्लास के लड़के लड़कियां देखते हैं। वाओ रचना, ये कार किसकी है? शाम को टाइम पर आ जाना, नहीं तो पता है ना। यार ये मेरे पापा की है, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं एक कदम भी पैदल चलूं। तभी तो देखो, मैं ड्राइवर को बोलती रह गई कि मुझे यहीं बाहर उतार दो, बाहर उतार दो, लेकिन नहीं, बोलने लगा साहब का ऑर्डर है। अब क्या था, रचना क्लास में सबसे झूठ बोलना शुरू कर देती है। यार तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और अमीर भी, काश मेरी शादी तुमसे हो जाती। अरे तू क्या कम अमीर है, तेरे पापा के पास भी तो बड़ा पैसा है। हाय रे, किस्मत हो तो रचना जैसी। पापा भी पैसे वाले और लड़के ने शादी के लिए प्रपोज किया तो वो भी पैसे वाला। हे भगवान, मेरे पापा के पास तो कार नहीं, लेकिन मेरा पति इतना केयरिंग देना जितना रचना के पापा। रचना लड़की के प्रपोजल से घबरा जाती है। क्यों रचना, प्रपोजल को हाँ समझू? घबरा तो ऐसे रही हो जैसे कहीं तुम शादीशुदा हो। अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं शादीशुदा लग रही हूँ क्या? ना ना, बिल्कुल भी नहीं, तभी तो प्रपोज किया है। रचना उस लड़के को देखती है, लंबा चौड़ा खूबसूरत जवान लड़का। अब उसे अपने पति से नफरत होने लगती है। एक दिन, काश मेरी शादी रोहन से होती, कितना हैंडसम है वो। लेकिन अब तो सारा जीवन, पापा को भी क्या जल्दी थी मेरी शादी करवाने की। अब रचना झूठ बोलकर रोहन से मिलने लगती है, कॉफी पीने जाती और अपने पति से कम बात करती। फिर एक दिन, रोहन, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं शादीशुदा हूँ तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? अरे मैं तो तब भी मजाक ही कर रहा था। शादीशुदा? अरे आंटी जी, पूरा कॉलेज जानता है कि तुम शादीशुदा हो। रोहन की बात सुनकर रचना रोती हुई घर आती है। अरे क्या हुआ रचना, रोहन से लड़ाई हो गई क्या? रचना हैरान रह जाती है कि पति को ये बात कैसे पता चली। ठीक है, बस तुम्हारी खुशी के लिए मैं तलाक देता हूँ, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लो। नहीं नहीं, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने गलती कर दी। तुमने तो मुझे वो मौका दिया जो शायद ही कोई पति अपनी बीवी को देता हो। तुमने मुझ पर अपनी माँ से भी ज़्यादा भरोसा किया, मुझे माफ़ कर दो। पति कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले रोज से रचना पूरे श्रृंगार के साथ कॉलेज जाती है और अच्छे से पढ़ाई पूरी करती है।